यहाँ गलती थोड़ा कठोर शब्द हो गया है। हम न्यूटन को उन बातों के लिए गलत नहीं ठहरा सकते जिनका उनके कालखंड में किसी को भी ज्ञान नहीं। उदाहरण के लिए थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों की फिजिक्स में उपस्थित है, लेकिन इनमें अंतर यह है कि न्यूटन के युग में किसी को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की और प्रकाश की गति के महत्व की जानकारी नहीं थी। यदि मैक्सवेल ने अपने समीकरण न्यूटन के युग में प्रतिपादित या रेंडर नहीं किए होते तो हो सकता है कि न्यूटन उनके आधार पर अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे पाते। लेकिन क्या वे थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी भी दे पाते? उसके लिए उन्हें डिफरेंशियल ज्योमेट्री की आवश्यकता होती थी, जिसका विकास उनकी मृत्यु के कई दशकों बाद। न्यूटन ने ग्रेविटी के नियम लगभग 300 वर्ष पहले प्रदान किए। इस नियमों में दिए गए प्रसिद्ध ग्रेविटी से हमें ग्रेविटी की फोर्स की गणना करने में सहायता मिलती है। इस मान का उपयोग करके हम बहुत महत्वपूर्ण चीजें जैसे अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले रॉकेट के पाथ और उसकी स्पीड को निर्धारित कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को उनकी ऑर्बिट्स में स्थापित करने में भी इस मान का उपयोग किया जाता है। न्यूटन ने हालांकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के संबंध में हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन वे एक बहुत जरूरी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। हाउ डज ग्रेविटी वर्क? न्यूटन के बाद भी कई पीढ़ियों तक वैज्ञानिक इस समस्या का समाधान नहीं कर सके। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्विस पेटेंट ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क ने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पर रिसर्च की और उसे एक पेपर पे पब्लिश किया, जिसका शीर्षक था थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। उस क्लर्क का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था। उस पेपर में यह बताया गया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फिक्स्ड और कोई भी वस्तु इससे अधिक मूव नहीं कर सकता। आइंस्टाइन का यह सिद्धांत न्यूटन के थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से कई मामलों में अलग था, लेकिन कैसे? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोलार सिस्टम के सारे ग्रह और सन के ग्रेविटी के कारण उसकी परिक्रमा करते हैं। मान लें कि सूर्य अचानक गायब हो जाता है, अब क्या होगा? न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार सन के गायब होते ही पृथ्वी अपने ऑर्बिट से छूटकर एक स्ट्रेट लाइन में अंतरिक्ष में ट्रेवल करने लगेगा। न्यूटन के थ्योरी के अनुसार दो बॉडीज के बीच की दूरी कितनी भी हो, लेकिन ग्रेविटी पर पड़ने वाला इफेक्ट इमीडिएट होगा। दूसरी ओर आइंस्टाइन के थ्योरी के अनुसार सन और अर्थ के मध्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और लाइट को सन से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं। इसलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार चूंकि कोई वस्तु प्रकाश की गति का अतिक्रमण नहीं कर सकती, यानी ट्रांसेंड नहीं कर सकती, सो ग्रेविटेशनल वेव्स भी प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। सन के लुप्त हो जाने के बाद भी पृथ्वी पर लाइट 8 मिनट और 30 सेकंड तक रहेगा और पृथ्वी 8 मिनट और 30 सेकंड तक अपने ऑर्बिट पर घूमती रहेगी और इसके बाद ही पृथ्वी ऑर्बिट से बाहर जाएगी। न्यूटन ने समय को कंपोनेंट ऑफ फिजिक्स के रूप में कभी भी महत्व नहीं दिया। आज हम ये मानते हैं कि टाइम स्पेस के साथ मिलकर उस मंच का निर्माण करती है जिस पर फिजिक्स अपना कार्य करती है। जब हम इक्वेशन ऑफ फिजिक्स हल करते हैं तब हमारे उत्तर में स्पेस एंड टाइम की छाया नजर आती है। आइंस्टाइन ने यह दिखाया कि स्पेस एंड टाइम फिजिक्स को अनेक प्रकार से अफेक्ट करता है। अपने सिद्धांतों में आइंस्टाइन ने दो बड़ी गलतियां की जिन्हें हम अब समझते हैं। उन्होंने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को इंक्लूड किया जिसने ब्रह्मांड को स्थिर बताया, जो न फैल रहा है और न ही सिकुड़ रहा है। जब एडविन हबल ने ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की खोज की तब आइंस्टाइन को अपने गलती का एहसास हुआ, उन्हें अपने गलती का पता चला। फिर उन्होंने कहा कांस्टेंट को शामिल करना उनके जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वे ब्रह्मांड को सदैव चेंज होते हुए दर्शा सकते थे। उन्होंने दूसरी गलती यह की कि अपने थ्योरी में से कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को निकाल दिया। यदि वे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को बने रहने देते तो डार्क एनर्जी के अस्तित्व को भी प्रेडिक्ट कर सकते थे। वास्तव में डार्क एनर्जी कॉस्मिक कांस्टेंट का ही दूसरा नाम है और जनरल रिलेटिविटी में ये दोनों मैथमेटिकली आइडेंटिकल से एक समान है। इस प्रकार उनकी दो गलतियां थी, इसे शामिल करना और बाद में इसे निकाल देना।